क्या आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है? आप इसमें क्या कर सकते हैं अपने बचाव में? किस तरीके से आप इस तरह के केसेस को, मेंटेनेंस के केसेस में अपना मेंटेनेंस कम या ख़त्म करा सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक सिंह SCV पर, और मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं एडवोकेट दीपक, दिल्ली बेस्ड एडवोकेट हूं, और मैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी वेस्ट, चंडीगढ़, भोपाल में अपने केसेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के केसेस के लिए प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आपको एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर, जिसको मैं कर रहा हूं और इसमें अपने क्लाइंट को मुसीबत से बाहर निकाल रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बताने से पहले मेरी आपसे बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए ऐसे वीडियोस लाने के लिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है CRPC के सेक्शन 125 की, बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 के नाम से या इस पर्टिकुलर धारा के नाम से पॉपुलर होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये केस होता है या ये सेक्शन होता है मेंटेनेंस का, जो पत्नी अपने पति से मांगती है। कोई बुजुर्ग माता पिता है, वो अपने बच्चों से मांगते हैं। जो बच्चे हैं छोटे, वो अपने पिता से मांगते हैं। बहन जो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वह मांगती है, चाहे वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, विडो है या विडो नहीं है। इसके अलावा एक पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। आज के वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं, एक मैटर है। अब ये शुरू करने से पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये 144 का जो BNSS में है, जो 125 में पहले होता था मेंटेनेंस का केस, वो हिंदू ज़्यादा जो है फैमिलीज हैं, उनमें प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मुस्लिम्स में मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। कोई पति अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, तो उस केस में वाइफ 125 की धारा CRPC के तहत भी लागू करती थी, और 144 जो इसका इक्विवेलेंट है प्रेजेंट टेंस में, वो लागू कर सकती है। जो मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये देख रहे होंगे, आपको दिख जाएगा, आप थोड़ा पॉज करके देखेंगे तो दिख जाएगा। ये केस मोहम्मद XYZ, ये मुस्लिम कपल का है, ठीक है। पत्नी इसकी हैं 2। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस केस में, मैं इसमें आपको पूरी जो है एक चीज़ डिटेल में दिखाऊंगा। पत्नी ने, जो 2 पत्नी हैं, उनमें से दूसरी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है अपने पति के ऊपर। पहली पत्नी ने, अब पूरा सिनेरियो समझिए, इस केस का प्रैक्टिकल केस है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको किस तरीके से आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति रहता है दिल्ली में, रहने वाला है बिहार का। इसकी पत्नी है 2, दोनों पत्नियाँ दिल्ली में रहती हैं। कुछ टाइम के लिए ये बिहार चला गया। पहली पत्नी जो थी, उसने बिहार में मेंटेनेंस का केस लगा दिया अपने इसी पति के ऊपर। उसके बच्चे हैं 3। जो दूसरी पत्नी है, ये मुस्लिम है, दूसरी पत्नी है दिल्ली में, उसके हैं बच्चे 2 इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, और ये मेरा क्लाइंट है। इसने दिल्ली में मेंटेनेंस का केस लगा दिया। तो फ्रेंड्स, दोनों ही केस मेरे पास हैं, लेकिन मैं बिहार में अपने एसोसिएट्स हैं जो वहाँ के, उनसे करा रहा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे लोगों की नहीं थी। जो कॉन्टैक्ट में आए, मैंने उन्हें शेयर किया। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में ये केस मैं कर रहा हूँ। इसमें जो केस फाइल हुआ है, ये फैमिली कोर्ट में हुआ है। इसमें जो वकील साहब हैं, उन्होंने केस फाइल किया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं नाम वकील साहब का और इनके क्लाइंट का नाम तो मैं छुपाऊंगा, बिल्कुल ऑनगोइंग केस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फॉर्मेट देखिए, ये पूरा फॉर्मेट है। इसमें जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 इस तरह से इंडेक्स बना हुआ है। तो पहले इसमें मेमो ऑफ पार्टी ऐड किया हुआ है, दूसरे में पिटीशन अंडर सेक्शन 144 BNS, उसके साथ एलोंग विद एफिडेविट लगाया हुआ है। इसके अलावा बहुत बढ़िया काम किया वकील साहब ने इनके, कि एड इंटरिम मेंटेनेंस, वो उसकी भी एप्लीकेशन साथ में लगाई है, ताकि विद एफिडेविट, ताकि कल अगर इंटरिम मेंटेनेंस की जो है बात की जाए, तो एप्लीकेशन उसमें लागू रहे और उस पर आर्गूमेंट हो सके। तो फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं, और लास्ट में इन्होंने वकालतनामा लगाया। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इन्होंने अपने जो पिटीशन है 144 BNSS की, उसमें एफिडेविट पुटअप किया है बच्चों की तरफ से। देखिए, बच्चों की तरफ से भी लगाना जरूरी, क्योंकि 2 बच्चे ऑलरेडी इस महिला के हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर बच्चे हैं और वो माइनर हैं, तो मैटर और भी सीरियस हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ये देख सकते हैं, ये पूरा का जो मैटर है यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे उसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं,
अभी तो मैंने स्टडी भी इसका पूरी तरीके से किया है, तो मैंने इस व्यक्ति के ऊपर जितने भी केसेस लगाने हैं इस महिला ने, पत्नी ने, उसका भी जो है इंडिकेशन दे दिया है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहली बात मेंटेनेंस मांगा है खुद के लिए, नंबर 2 जो 2 बच्चे हैं उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनका जो खर्चा मांगा है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं, मैं आपको बताता हूँ कितना मांगा गया है। देखिए, इसमें जो मांगा गया है वो है 20,000 पर मंथ बच्चों के लिए, 20,000 पर मंथ महिला यानी पत्नी अपने लिए मांग रही है। अब टोटल हो गया इसका 40,000 पर मंथ का। लेकिन जो फाइनल एलमनी मांग रही है, यानी फाइनल जो मेंटेनेंस है वो मांग रही है 4 लाख से ऊपर, क्योंकि इनकी कैपेसिटी के हिसाब से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जो है वो है। प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट नौकरी करता है, तो इतना ही मांग रही है। अब उसके अलावा ये भी कह रही है कि मेरे बच्चों को मेरे रहने का जो है वो नहीं है, कहीं पर जगह नहीं है, तो वो भी दिलाई जाए। उसके लिए इसे अलग से एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, बट वो लगाई नहीं। वो ओरल शायद मेरे ख्याल में डिस्कस करेंगे, तो बाद में लगा सकते हैं ये, तो वो लगाएंगे। तो ये 2-3 बातें इन्होंने अपने प्रेयर में की हुई हैं। अब इसमें हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो है शुरुआत इसमें की है। तो रेस्पोंडेंट अभी तो पहली डेट पे जब गए थे हम, तो उस दौरान जज साहब ने इंटरिम मेंटेनेंस बांधने के लिए ऑर्डर करने जा रहे थे, तो मैंने जज साहब को कुछ स्पेसिफिक एविडेंसेस दिखाए। नंबर 1 कि जो पत्नी है ये कमाती है, ये जो है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये कमाती है पर मंथ। 2 बच्चे हैं इसके, और दूसरी पत्नी है वो नहीं कमाती, उसके 3 बच्चे हैं। जिस व्यक्ति की खुद की सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, ये व्यक्ति मेंटेनेंस उसको जो है कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ये महिला जो है, जो दूसरी पत्नी है, इसके साथ रहने को तैयार नहीं है, बच्चों को इसको देने को तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में वह अपनी सारी जो सैलरी है, खुद को भी उसे मेंटेन करना है, माँ बाप भी उसके जो डिपेंडेंट हैं, वो कैसे उनको चलाएगा। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस जो बच्चों का बांधने की बात हो रही है वो नहीं हो पाएगा, ना ही वो पत्नी का कर सकता है। हाँ, अगर पत्नी खुद जो है 20,000 रुपये, 15,000 रुपये कमा रही है, जो उसमें से बच्चों को लगाती है, तो उसमें 500,000 रुपये जो बनते हैं बच्चों के, 500 रुपये के हिसाब से कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये आर्गूमेंट तो हमने किए, और उससे क्या हुआ कि जज साहब ने ये सब आर्गूमेंट सुने, एविडेंसेस देखे, उन्होंने कहा बाकी तो खैर आगे चलेंगे, आप रिप्लाई फाइल कीजिए। और जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया, उन्होंने वो डिसमिस कर दी इनकी जो है एप्लीकेशन। हालांकि ये बहुत ही क्रूशियल थी, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की बात ये थी कि मैं जो है उसको डर रहा था, ये कि सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बढ़ा के दिया जाए। तो ये इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन तो उनकी खारिज करा दी गई। बच्चों के लिए 500 रुपये ही हमने जो है जो कहे थे उन्होंने जज साहब ने ऑर्डर कर दिए। इसके अलावा एफिडेविट में जो इन्होंने कहा है, देखिए एफिडेविट कैसे फाइल होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से एफिडेविट होता है, ठीक है। और इसमें जो है रजनीश वर्सेस नेहा के नाम पर जो है जो एफिडेविट है वो फाइल होता है। उसमें सारी डिटेल दी जाती हैं। पहली पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले जो दी जाती है, टेबल बनती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एक तरफ डिस्क्रिप्शन होता है, दूसरी तरफ पर्टिकुलर्स होते हैं कि नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और रेंट कैसे रहती है, कहाँ रह रही है, ये सब चीज़ें आती हैं। पत्नी या पति कहाँ रह रहा है। इसके अलावा डेट ऑफ मैरिज क्या थी, डेट ऑफ सेपरेशन क्या थी, जर्नल मंथली का एक्सपेंसेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है, ये आती है। फिर सेकंड पॉइंट की जो टेबल बनती है उसमें आता है लीगल प्रोसीडिंग्स मेंटेनेंस क्या दिया जा रहा है या दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है। ये दूसरी टेबल होती है। तीसरी टेबल में डिटेल आती है डिपेंडेंट कितने हैं फैमिली मेम्बर्स में, जो अपनी तरफ से केस फाइल कर रहा है, जो ये एफिडेविट दे रहा है। देना पति को भी होता है, देना पत्नी को भी होता है। तो उसमें डिटेल आती है डिपेंडेंट्स की, कितने डिपेंडेंट्स हैं, क्या है उनकी, क्या जो है स्टेटस है, अभी किस तरीके से जो है वो फाइल मतलब कर रहे हैं, ये सब चीज़ें फाइल होती हैं, क्या कमा रहे हैं। चौथा पॉइंट डी पॉइंट आता है इसमें मेडिकल डिटेल्स। अगर कोई है घर में डिपेंडेंट, मेडिकली क्या फिट है अनफिट है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको डिपेंडेंट है जो, तो मेडिकली फिट है अनफिट है, सारी चीज़ें वो उनके बारे में बताई जाती है। फिर पॉइंट आता है यानी 5वां पॉइंट, उसमें चिल्ड्रंस के बारे में डिटेल होती है पार्टीज़ की। तो दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है बच्चों की जो है डेफिनेशन, तो बच्चों की डिटेल देती हैं कि ऐसा है वगैरह वगैरह। तो दोनों का अपना वो है। और छठा जो होता है वो होता है डिटेल ऑफ इनकम ऑफ द डेपोनेंट। मतलब इसमें जो है जो फाइल कर रहा है ये एफिडेविट या कर रही है, उसकी जो है पूरी इनकम के बारे में बताया जाता है। तो इनकम अगर झूठ बताएंगे तो आगे चल के परजरी का केस चलता है, जो पहले 340 CRPC में चलता था। फ्रेंड्स, परजरी का केस होता है, वो चलता है फिर अगर झूठा एफिडेविट आप देते हैं तो। उसके बाद आता है 7वां की असेट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी
कोई है तो उसकी डिटेल जो है देनी होती है। डिटेल ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या हैं डेपोनेंट की, जो फाइल कर रहा है एफिडेविट, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो सारी की सारी घर के प्रति और खुद के प्रति जैसे भी हैं वो सब बताई जाती हैं इसमें सब डिटेल में। सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल है, बिजनेस कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, क्या है, एंटरप्रेनर है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आगे आती है जो टेबल्स होती हैं, उसमें बताया जाता है कि आप जो है डेफिनेट जो अपनी जो सैलरी असेट के बारे में बता रहा है, लाइबिलिटीज़ के बारे में बता रहा है, उसकी डिटेल दे रहा है, वो सब डिटेल देते हैं इसमें क्या क्या है, कितनी जो है उसका जमा पूंजी है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसके नाम पर है, सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट पे जो है स्पाउस के बारे में बताया जाता है कि स्पाउस नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, ओवरसीज स्टे या इंडिया में रहता है, इंडियन है, कहाँ रहता है, सब उसकी डिटेल इसमें बताई जाती हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद जब ये सारी डिटेल फिलअप हो जाती हैं इनमें, तो लास्ट में जो है ये देखिए, लास्ट में ऐसा डिक्लेरेशन दिया जाता है। डिक्लेरेशन जो होता है लगभग देखा जाए तो कॉमन ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एक दो लाइन को जो है आप मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये हमारा जो है एसेट है या नहीं है, वगैरह वगैरह, और लाइबिलिटीज़ है या नहीं, वो सब अपना देना पड़ता है डिक्लेरेशन। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पैराग्राफ है तो ये देना होता है। बाद में एक पैराग्राफ आता है, इसके बाद वेरिफिकेशन का। याद रखिए वेरिफिकेशन पैराग्राफ जरूर लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपकी पिटीशन ही एक्सेप्ट नहीं होगी। वो पहले ही जो है दिल्ली में तो ऑनलाइन फाइलिंग होती है, तो उसमें जो है आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी, दोबारा से जो है कहा जाए। अब इसके बाद ये सब जो पिटीशन लग जाती है, तब आती है लिस्ट ऑफ, ये देखिए तब आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का जो है पूरी पेज, उसमें सारी लिस्ट होती है कि आप जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। याद रखिए ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट ना अपने वकील साहब को दीजिए और ना ही कोर्ट में दीजिए, जब तक कोर्ट नहीं मांगती। बाद में आप इसमें एक ही चीज़ ओरिजिनल जाती है, जो आपका शादी का कार्ड है या शादी से रिलेटेड फ़ोटो हैं, ठीक है, यही जो है ओरिजिनल जाती हैं और फाइल में लग जाती हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी आपके पर्सनल कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये ना दीजिए बिल्कुल भी। इसके अलावा कोई भी और जो है डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल में है, प्रॉपर्टी का पेपर या कुछ, वो भी आपको लगाने की जरूरत नहीं, आप फोटो कॉपी लगाएं, एवरीथिंग, ठीक है, ये सब जो है इसमें लगाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें कॉपी दी है, इन्होंने निकाहनामा लगाया है। देखिए मुस्लिम है, निकाहनामा लगाया, इन्होंने वहाँ ओरिजिनल लगाया होगा, ये तो फाइल में जो है ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये लगा रखा है। इसमें निकाहनामे में ट्रांसलेशन साथ में लगेगी, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे ये ट्रांसलेशन साथ में लगेगी, आपको दिख रही होगी, ट्रांसलेशन है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मुस्लिम मैरिज का जो निकाहनामा है उसमें क्या ट्रांसलेट किया जाता है। वो लाइनें तो लगभग सेम होती हैं, तो आप समझ सकते हैं, एडवर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर निकाहनामा, ये हेडलाइन है ये ऊपर। अब आगे शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन नेम ऑफ द गॉड अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। हदीस, निकाह इज माई वे एंड वन हु रिजेक्ट्स इट डज नॉट बिलोंग टू मी। प्लेस ऑफ निकाह, जो जगह का है उसका नाम, उसकी जगह पूरा लिखी जाती है, पूरा एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद डे लिखा जाएगा, टाइम लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी। फिर नीचे आएगा कि निकाह नंबर 1, निकाह का क्या नंबर है, रजिस्टर का नंबर भी लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा काजी कौन है, काजी की डिटेल वगैरह, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। और एक बात और, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उनकी जो है स्टैंप इस ट्रांसलेटेड पेज पे आनी चाहिए। ये निचली अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक में ये जो है ऐसे ही जाते हैं पेजेस, ट्रांसलेट होने के बाद स्टैंप और साइन लगते हैं उनके, ताकि कोई गलत ट्रांसलेशन की हो तो लाइबिलिटीज उनकी बने। फिर ब्राइड का नाम आता है, टेबल बनती हैं, ब्राइड का नाम आता है। इसके बाद इसमें आता है ग्रूम का नाम आता है, वकील साहब कौन है इनके, अगर वो कोर्ट से आए हैं तो वो विटनेसेस कौन है, वो सब उनके नाम आते हैं। और फिर अगेन ट्रांसलेटेड पेज पर फिर जो है स्टैंप लगती है। हर पेज पे स्टैंप लगेगी जितने जो है ट्रांसलेटेड पेज होंगे। बाद में डिटेल ऑफ मेहर, मुअज्जल यानी कि कैश, मुअज्जल का मतलब कैश, मुअज्जल लेटर ऑन क्या दिया गया है, तो सब इसमें डिटेल में होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आधार कार्ड लगा दिया लड़की का, हमने महिला का। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाई, बच्चों की अगर बच्चे हैं तो उनकी लगाई है, जैसे इन्होंने लगाई है वैसे आपकी भी उसमें लगेंगी। 2 बच्चे हैं तो 2 कॉपी लगाई हुई हैं। लास्ट में वकालतनामा लगा दिया है और फिर पूरी पिटीशन इन्होंने कर दी। तो फ्रेंड्स ये मैं आज आपको ये इसलिए दिखाया कि 144 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन है, इसमें जो पिटीशन फाइल होती है वो फाइल होती है मेंटेनेंस एलमनी के लिए।
इसमें एड इंटरिम मेंटेनेंस है वो आप कैसे बचाएंगे, आपको क्या स्ट्रेटजी, किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, एक बात ध्यान रखें, आप खुद भी लड़ रहे हैं और अगर आपके पास वकील साहब नहीं है तो भी आप इस केस में जीत सकते हैं। मेरा सजेशन है कि वकील साहब एंगेज करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हैं पैसे तो आपको सरकारी वकील साहब मिल जाएंगे, और अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं, आप खुद लड़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। तो इन सब बातों पर ध्यान दें, और ये जो आज वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। आपका थोड़ा भी लाभ होता है, 0.1% भी लाभ होता है, तो मेरे लिए वह 100% के बराबर है कि मेरी की गई ये वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की जो मेहनत है वो कामयाब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोज़ उनको और भी उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको ऐसी थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और कि जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं, एड इंटरिम के चल रहे हैं, या वे परेशान हैं, या और कोई चल रहे हैं, डिवोर्स के चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उन्हें कीजिए। आप खुद भी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें ताकि मैं आपको कोई सवाल हो आपका उस पर उसका जवाब दे सकूं। इसके अलावा आप जो है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को।